बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। I am Dr. Kaisar Akram, a microbiologist from UAS Lahore, and today we will discuss about plasma therapy against COVID-19. Viewers, आजकल प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बहुत ज्यादा सुना जा रहा है and it is assumed that plasma therapy is an important tool to treat COVID-19 patients. तो मेरी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है और क्या कोरोना के केस में प्लाज्मा थेरेपी की जानी चाहिए या नहीं, और अगर की जानी चाहिए तो कौन सी चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। तो सबसे पहले व्यूअर्स हम देखेंगे प्लाज्मा थेरेपी को और किन नामों से जाना जाता है। प्लाज्मा थेरेपी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इम्यूनोथेरेपी। इसे हाइपर इम्यूनाइजेशन भी कहा जाता है और आप इसे कहीं कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के नाम से भी सुनते होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ आवर ब्लड दैट इज विदाउट ब्लड सेल्स एंड कंटेन्स मेनी डिफरेंट सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन्स एंड स्पेसिफिकली एंटीबॉडीज। प्लाज्मा हमारे खून का वो माया हिस्सा होता है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं जैसे एंटीबॉडीज, जो किसी भी इंफेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज प्लाज्मा थेरेपी। थेरेपी का मतलब इलाज होता है और प्लाज्मा भी आपको पता चल गया क्या होता है। तो अगर किसी प्लाज्मा को किसी भी पेशेंट के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाए तो दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा थेरेपी। नाउ व्हाट इज कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। कन्वालेसेंट का मतलब होता है द पर्सन हु इज जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम द डिजीज। अगर हम किसी रिकवर्ड पर्सन से प्लाज्मा लेके और किसी पेशेंट को लगाते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। तो व्यूअर्स अब हम देखेंगे कि इन विच कंडीशंस द प्लाज्मा थेरेपी इज मोस्ट इफेक्टिव। तो सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी इज इफेक्टिव ओनली इन वायरल इन्फेक्शंस। इट इज नॉट एज सच इफेक्टिव इन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो नाज़रीन तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस कई तरह के होते हैं। बैक्टीरिया जो डिजीज फैला रहे होते हैं उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कहते हैं और वायरसेस जो डिजीज फैलाते हैं उनको वायरल इन्फेक्शंस कहते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन में प्लाज्मा थेरेपीज के रिजल्ट्स अच्छे हैं जबकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इतना सक्सेसफुल नहीं है ये। अब अगर वायरल इन्फेक्शन में प्लाज्मा थेरेपी हो सकती है तो सारे वायरल इन्फेक्शंस में नहीं होती। मसलन जो नॉन म्यूटेटिंग वायरस हैं उनमें प्लाज्मा थेरेपी अच्छी है। म्यूटेटिंग वायरसेस के अंदर प्लाज्मा थेरेपी इज नॉट इफेक्टिव एट ऑल, क्योंकि म्यूटेटिंग वायरसेस अपने आप को अपने सरफेस से मॉलिक्यूल्स को तब्दील करते रहते हैं और तब्दीली के इस फिनोमेना को हम म्यूटेशन कहते हैं और ऐसे वायरसेस को म्यूटेटिंग वायरसेस कहते हैं। और जब वायरस अपनी सरफेस पे मॉलिक्यूल्स को चेंज कर लेता है तो अब वो पहले वाला वायरस नहीं रहता। प्लाज्मा में चूंकि जो एंटीबॉडीज होती हैं वो पहले वाले वायरस के मुताबिक होती हैं और म्यूटेशन के बाद अब ये बदल चुका होता है, लिहाजा ये थेरेपी उसके लिए इफेक्टिव नहीं होती। द थर्ड पॉइंट इज कि प्लाज्मा थेरेपी इज नॉट इफेक्टिव इन दोज इन्फेक्शंस विच आर टू दी वाइटल ऑर्गन्स। मसलन अगर लिवर, किडनी और ब्रेन इस जैसे वाइटल ऑर्गन्स में अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो वहां प्लाज्मा थेरेपी इफेक्टिव नहीं होती। द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज plasma therapy is not effective in those individuals who are already immunocompromised। यानी वो लोग जिनके अंदर कोते मुदाफियत पहले से अच्छी नहीं होती उनमें प्लाज्मा थेरेपी सही नहीं रहती। प्लाज्मा थेरेपी is only effective in the cases where infection is limited to mucous membrane or skin। तो व्यूअर्स यहाँ पे आपके ज़हन में एक बात आ रही होगी कि अगर प्लाज्मा थेरेपी वाइटल ऑर्गन्स वाले इन्फेक्शंस में इफेक्टिव नहीं है तो कोरोना चूंकि लंग्स को इन्फेक्ट करता है और लंग्स भी वाइटल ऑर्गन है तो फिर कोरोना के केस में भी प्लाज्मा थेरेपी इफेक्टिव नहीं होंगे। लेकिन ये पॉइंट जो मैंने अभी डिस्कस किया कि वो वायरल इन्फेक्शंस जो म्यूकस मेम्ब्रेन में होते हैं उनके अगेंस्ट प्लाज्मा थेरेपी इफेक्टिव होती है। तो अगर मेरी लास्ट वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो कोरोना वायरस है इसकी सरफेस पे क्राउन की तरह के जो उभार होते हैं ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो सेल्स होते हैं उनके साथ मुताबिकत रखते हैं और उधर अटैच होकर वहां रेप्लिकेट करते हैं और इस तरह से बीमारी फैलाते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के उन सेल्स तक पहुंचने से पहले वायरस को म्यूकस मेम्ब्रेन और म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोड्यूसिंग सेल्स को इन्फेक्ट करना पड़ता है। तो इस तरह से ये वाला पॉइंट जो है कोरोना वायरस के अगेंस्ट प्लाज्मा थेरेपी के लिए मार्जिन देता है।
व्यूअर्स, मैं यहाँ पे एक और बात भी आपको बताना चाहूंगा कि प्लाज्मा थेरेपी कोई मॉडर्न टेक्निक नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी को बहुत अरसे से इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे आज से कोई 130 इयर्स अगो, जब 1890s में फ्लू का पैंडेमिक हुआ था, तभी प्लाज्मा थेरेपी को यूज किया गया था और उसके बाद सब्सिक्वेंटली इन्फेक्शंस में इसको इस्तेमाल करते रहे। टेटनस के केस में, रेबीज के केस में इस्तेमाल किया जाता है। फिर कोरोना फैमिली के जो दूसरे इन्फेक्शंस थे, सार्स, मर्स, इन सब में भी प्लाज्मा थेरेपी का भरपूर इस्तेमाल किया गया और अब कोविड-19 के केस में भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो व्यूअर्स, अब हम देखेंगे व्हाट इज मोड ऑफ एक्शन ऑफ प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी में किस तरह से प्लाज्मा पेशेंट के जिस्म में जाके कोरोना के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है। तो ये समझने से पहले आपको दो सिचुएशन समझना पड़ेंगी। पहली सिचुएशन ये है व्हेन वायरस इज आउटसाइड द सेल, वायरस सेल से बाहर होता है और ब्लड में होगा। व्हेन वायरस इज आउटसाइड द सेल, और जब ये प्लाज्मा जिसमें स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती हैं, जब हम पेशेंट के जिस्म में एंटर कर देते हैं, तो जो एंटीबॉडीज है दे बाइंड टू द वायरस एंड डोंट लेट द वायरस एंटर इनटू द सेल एंड हेंस एप्लीकेशन ब्लॉक्स। इस तरह से होता है कि वायरस चूंकि सेल से बाहर होता है, एंटीबॉडीज उसको जकड़ लेती हैं और वायरसेस को सेल में एंटर नहीं होने देती। वायरस सेल में एंटर नहीं होता तो इन्फेक्शन नहीं हो पाता। सेकेंड सिचुएशन, व्हेन वायरस हैज एंटर्ड इनटू द सेल। अब अगर वायरस सेल में एंटर हो चुका है नाजरीन, तो फिर एंटीबॉडी सेल्स में एंटर नहीं हो सकती। इन दिस सिचुएशन क्या होगा कि वायरसेस जो होंगे वो एंटीबॉडीज से नहीं कैप्चर किए जाएंगे, बल्कि हमारे प्लाज्मा में, हमारे ब्लड में एक और प्रोटीन होती है जिसको साइटोकाइंस कहते हैं। ये साइटोकाइंस जो होते हैं ये CD8 पॉजिटिव सेल्स को एक्टिव करते हैं। CD8 पॉजिटिव सेल्स नेचुरल किलर सेल्स को ट्रिगर करते हैं। नेचुरल किलर सेल नाज़रीन हमारे ब्लड सेल्स की एक टाइप होते हैं जिनका काम ही नेचर में किल करना होता है एबनॉर्मल सेल्स को। अब वो सेल जो वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं, हमारी बॉडी के लिए वो एबनॉर्मल डिक्लेयर हो चुके होते हैं। तो अब उन सेल्स को नेचुरल किलर सेल्स एक प्रोटीन रिलीज करते हैं जिन्हें परफोरिन्स कहते हैं। वो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को जाके लीक कर देते हैं और फिर वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब वायरस वहां से रिलीज होता है तो एंटीबॉडीज उसको कैप्चर करके और डिस्ट्रक्शन में हेल्प आउट करते हैं। तो दैट इज हाउ नाज़रीन कि दिस प्लाज्मा थेरेपी वर्क्स। अब हम देखेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी, व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ प्लाज्मा बिफोर यूजिंग एज थेरेपी। तो सबसे पहला पॉइंट व्यूअर्स, प्लाज्मा मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम रिकवर्ड पर्सन। सेकेंडली, प्लाज्मा मस्ट बी फ्रेश, बिकॉज अगर डिलेड प्लाज्मा हम यूज करेंगे तो ये प्रोटीन्स हैं और ये प्रोटीन्स जो होती हैं ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं, डीनेचर होना शुरू हो जाती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम और इतना इफेक्टिव नहीं रह जाता। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्यूअर्स, जब ये प्लाज्मा थेरेपी करनी होगी तो हमें उस प्लाज्मा को स्क्रीन करना होगा कि उसमें कोई और इन्फेक्शियस एजेंट ना हो। ऐसा ना हो नाजरीन कि हम किसी पेशेंट को कोरोना से बचाते बचाते उसमें कोई और जरासीम एंटर कर दे, मसलन एड्स का, हेपेटाइटिस का या कोई और वायरस या बैक्टीरिया इस प्लाज्मा और ब्लड के थ्रू उस पेशेंट में चला जाए। फोर्थ पॉइंट, द प्लाज्मा मस्ट कंटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज, क्योंकि जिस मकसद के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो मकसद तभी पूरा होगा जब एंटीबॉडीज की अमाउंट इतनी होगी कि पेशेंट में मौजूद जितने वायरसेस हैं सबके अगेंस्ट फाइट कर सके। तो व्यूअर्स, अगर हम इसे कंक्लूड करें तो हम देखेंगे कि हर किसी से प्लाज्मा लिया नहीं जा सकता और हर किसी को प्लाज्मा लगाया नहीं जा सकता। लेकिन अब अगर हम इसको देखें कोरोना के केस में, तो कोरोना के केस में एडवांटेजेस ये है कि दिस इज अवेलेबल, इस टाइम डोनर अवेलेबल है और इन सच सिचुएशन व्हेन देयर इज नो वैक्सीन अवेलेबल, तो प्लाज्मा इज वेरी सक्सेसफुल ऑप्शन करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा आज के इस इल्मो आगाही के पैगाम से आपको जरूर कोई फायदा हासिल हुआ होगा। नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और इस तरह की इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा, क्योंकि हमने इस बात को समझना है कि हमने डरना नहीं है, हमने इसको समझना है और हमने कोरोना पे काबू पाना है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड बी हैप्पी एंड हेल्दी। फी अमान अल्लाह।